हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है जी, हमारे सिलेबस में एज यू ऑल नो एक पार्शियल कोरिलेशन है, एक मल्टीपल कोरिलेशन है। ठीक है जी, पहले हम इनकी थ्योरीज करेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके लिए मल्टीपल कोरिलेशन लेके आऊँगी और उसके नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है जी, पेपर के लिए हमारे पास 3 दिन पड़े हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको एक एक टॉपिक मिल जाएगा अच्छे से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद पार्शियल कोरिलेशन। तो पहले तो कोरिलेशन क्या होता है हमें पता है। जब भी हम क्या करते हैं, जैसे एक्स हो गया और वाई हो गया, दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का जब रिलेशन देखते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। ठीक है, कि दोनों में क्या रिलेशन है उसको बोलते हैं कोरिलेशन, राइट। फिर उसके बाद जैसे कि कोरिलेशन, एक है हमारे पास एक्स, एक है वाई, कि हमने क्या देखना है कि बच्चों की जो पार्टिसिपेशन है ना को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, ठीक है, वो क्या है, डिपेंड करती है एकेडमिक अचीवमेंट पे, कि कैसे बच्चे देखो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट ले रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी एकेडमिक अचीवमेंट भी अफेक्ट हो रही है। ठीक है, कि क्या कोई इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमने देखनी है। तो वो हमारे पास एक्स वाई है। तो हम क्या करेंगे, एक ना तीसरा बाहर से कोई भी वेरिएबल आ रहा है और इनके बीच में घुस रहा है, एक तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है इनको। जैसे कि हमने क्या था, को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एकेडमिक अचीवमेंट चेक करनी है। बट जब हमने इन दोनों को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एकेडमिक अचीवमेंट को जब रिलेशन देखने लगे, तो हमने देखा कि बाहर से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मे बी एज, मे बी हेल्थ, मे बी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट को इफेक्ट करती हैं। तो वही होता है पार्शियल कोरिलेशन। आई होप एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया। ठीक है जी, जब दो वेरिएबल्स, ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन तो है ही है, बट तीसरा आके क्या है, उन रिलेशन में क्या है, रुकावट डाल देता है, उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल कोरिलेशन। तो हमने क्या करना है, ये जो पार्शियल कोरिलेशन है ना, जेड, मतलब ये जो बाहर से इन्फ्लुएंस कर रहा है एक्स वाई को, उसको हमने एलिमिनेट करना है, बाहर निकालना है कि तेरा इसमें कोई काम नहीं है। ठीक है, तो वही होती है पार्शियल, जब बाहर से कोई आके कोई फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, और उसको ख़त्म करना है हमने। मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल वाइल एलिमिनेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द थर्ड वेरिएबल, जिसको हम जेड बोलेंगे। ठीक है, ये मोस्टली कौन से क्वेश्चंस पे अप्लाई की जाती है ये कोरिलेशन, जब हम रिलेशनशिप्स के क्वेश्चंस की बात करते हैं या प्रिडिक्शन करनी हो हमें कि कौन सा थर्ड फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, देन while conducting the studies in the field education and psychology, we often find the relationship between two variables is greatly influenced by the थर्ड वेरिएबल, जिसको हम एडिशनल वेरिएबल भी कहते हैं। हमने देखा होगा जब भी हम एजुकेशन की फील्ड में बात करते हैं या साइकोलॉजी की फील्ड में बात करते हैं, जब भी दो फैक्टर्स की या दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप की बात आती है, तो तीसरा फैक्टर कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस करता ही है। ठीक है जी, देन इस सिचुएशन में डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रॉपर एस्टिमेशन लगाना, प्रॉपर कोरिलेशन ढूंढना। दो में तो आप ढूंढ दोगे, दो वेरिएबल्स में, पर जब तीसरा आके बाहर से फैक्टर खराबी कर रहा है ना, तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी हो जाती है एस्टिमेट करना उस कोरिलेशन को, राइट। It is a partial correlation which helps in such a situation for nullifying the undesirable influence of the third or any additional variable on relationship of the two। मतलब ये partial correlation ही है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो तीसरे का इफेक्ट है उसको नलीफाई कर देना, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर देना। ऐसा है कि तीसरा कहीं पे भी क्या है, एक्स और वाई को इन्फ्लुएंस ना करें। ठीक है, तो पार्शियल कोरिलेशन होती ही इसलिए ताकि तीसरा अगर वेरिएबल आ भी रहा है तो उसको हमने एलिमिनेट करना है, बाहर निकालना है कि भाई तू बीच में नहीं आएगा, वरना हमें प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, सपोज इन अ स्टडी वी वॉन्ट टू नो, हमने क्या है, एक स्टडी करनी है, हमने देखना है इफेक्ट ऑफ पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ अपॉन एकेडमिक अचीवमेंट, कि बच्चे की जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन है ना, क्या है, मतलब कहीं ना कहीं क्या इफेक्ट है उसका एकेडमिक अचीवमेंट पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सैम्पल्स ले लिए अलग अलग स्कूल्स के बच्चों के। ठीक है, हमने क्या है, दो तरह के स्कोर्स काउंट कर लिए,
ठीक है, रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड एकेडमिक अचीवमेंट एंड देन मेजर द कोरिलेशन बिटवीन दीज वेरिएबल्स। तो हमने क्या क्या देखना है, एक तो हमने देखना है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे इफेक्ट डालती हैं हमारे एकेडमिक अचीवमेंट पे, कि कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे हैं बट एकेडमिक अचीवमेंट में क्या है, इतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है, कई होते हैं एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेते हैं और एकेडमिक अचीवमेंट में भी अच्छे हैं। तो हमने देखा कि जब हम दोनों का रिलेशन ढूंढने लगे करिकुलर एक्टिविटीज़ और एकेडमिक अचीवमेंट का, तो बहुत से थर्ड फैक्टर हैं जो बीच में देखने को मिलते हैं। मे भी जो बच्चे की को करिकुलर एक्टिविटी है, बच्चा हेल्दी ना हो। ठीक है, तो ये क्या थर्ड फैक्टर हो गया जो उसको इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, एकेडमिक अचीवमेंट में भी बच्चा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इसलिए पार्ट ले रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है, मतलब सोशल इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, ख़राब कर रहा है ये काम कि बच्चा क्या है अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा, उसको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो उसका ज़्यादा इंटरेस्ट क्या है करिकुलर एक्टिविटीज़ में है कि कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप वगैरह लग जाए और क्या है ये जो पैसे की जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाए। तो एक तीसरा फैक्टर बीच में आ ही जाता है, मे बी बच्चे की हेल्थ ठीक ना हो, मे बी बच्चा इतना इंटेलिजेंट ना हो बट एक्टिविटीज़ में वो अच्छा हो। ठीक है, कुछ इन्वायरमेंटल डिफरेंस, बच्चे की एज क्या है, उसकी हेल्थ क्या है और बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब वो थर्ड फैक्टर जाके इन दोनों चीज़ों पे क्या है इफ़ेक्ट डाल रहा है। ठीक है जी, तो अगर हमने ये तीसरे के इफ़ेक्ट को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके क्या हैं, पहला एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में हम क्या करेंगे कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोशिश करेंगे कि जैसे हमने क्या किया, बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जिनकी इंटेलिजेंस सेम हो, जिसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सेम हो या जिसकी हेल्थ सेम हो। बट ये तो इम्प्रैक्टिकल हुआ ना, ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मे भी किसी की हेल्थ ठीक हो तो दूसरे की हेल्थ ठीक ना हो। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें भी थर्ड फैक्टर आ ही रहा है, तो ये इम्प्रैक्टिकल है। ठीक है, फिर आते हैं एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक पे, दैट इज स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। मोस्ट प्रैक्टिकल एंड कन्वीनियंट वे है, जैसे अब हम कैलकुलेट करेंगे ना, अब इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो बस वही चीज़ है, हम स्टैटिस्टिक्स के इसको कंट्रोल कर सकते हैं बट एक्सपेरिमेंटल में ये इम्प्रैक्टिकल है, पॉसिबल नहीं है। इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं स्पेशल कोरिलेशन टेक्निक, जिससे हम इजीली एस्टिमेट लगा सकते हैं इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और तीसरे को हम एलिमिनेट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब एक अजम्पशन होती है इसकी पार्शियल कोरिलेशन की, क्या एज्यूम करते हैं हम कि हमने देखा कि अगर हम 2 या 3 से वेरिएबल को कंट्रोल कर लेंगे ना तो बाकी वेरिएबल्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, क्या था अजम्पशन, हमने क्या एज्यूम किया कि अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा 3 4 इन वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेंगे ना कि हमें यही चीज़ चाहिए, यही वेरिएबल्स चलेंगे, एग्जैक्टली यही सेम है, जबकि है इम्प्रैक्टिकल बट फिर भी हम ट्राई करेंगे ऑन द स्टैटिस्टिकल बेसिस। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्या है अंडर कंट्रोल आ जाएंगी, कोई थर्ड चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। अब जो मेन चीज़ है आपकी इस टॉपिक में वो है फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला सारे एक तरह से बस समझने की बात है, ध्यान से समझना सुनना। ठीक है, इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो आर क्या है, पहले तो आर आपको पता होना चाहिए, दैट इज पियर्सन कोफिशिएंट, ये हमने पहले भी किया था राइट, एमएड सेकंड सेम में पियर्सन कोफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स में आर क्या होता है। तो हमने क्या है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन निकालनी है, तो उसमें क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर में, जैसे सिंपल हमने आर 1 2 हमारे पास वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स हैं 1 2 और इसका इन्फ्लुएंस मतलब थर्ड वाला क्या है बीच में घुस रहा है, इफेक्ट कर रहा है 1 2 को। समझ आ गया, रिलेशन किसका देखना है 1 2 का। ठीक है, और इन्फ्लुएंस कौन सा कर रहा है थर्ड वाला, मतलब याद रखना जो राइट साइड वाला होता है ना वो इन्फ्लुएंस करता है और 1 2 वो है जिसके बीच का हमने रिलेशन देखना है। समझ आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है जिसका हमने रिलेशन देखना है, किसका देखना है 1 2 का। ठीक है, किसको एलिमिनेट करना है 3 वाले को, मतलब एक बार हम 1 3 का देखेंगे और एक बार 2 3 का देखेंगे। ठीक है, समझ आ गया इतना। हमने क्या करना है, मतलब हमने 1 2 जो है वो हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, थर्ड वाला उस पर इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा आर 1 2 माइनस किसका इन्फ्लुएंस कट आउट करना है हमने 1 3। ठीक है, मतलब 3 का 1 पे जो पड़ रहा है इन्फ्लुएंस और
3 का जो 2 पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि थर्ड वाला वेरिएबल थर्ड मतलब बाहरला वेरिएबल है ना जो 1 2 को इफेक्ट कर रहा है। तो हमने देखना है कि थर्ड वेरिएबल का फर्स्ट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और सेकंड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है अपॉन। ठीक है, अपॉन में क्या फॉर्मूला आएगा, ये जो दो चीज़ें ली है 1 माइनस आर 1 3 का स्क्वायर एंड रूट 1 माइनस आर 2 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। एज इट इज़ सेम हमने दूसरा करना है। अगर हमने 1 3 वेरिएबल्स को देखना है, रिलेशन ढूंढनी है और दूसरा इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो हम कैसे देखेंगे, सेम एज इट इज़ 1 3 का ले लेंगे माइनस आर 1 2 मतलब 1 का 2 के साथ रिलेशन कि 2 वाला जो है वो 1 को कैसे इफेक्ट कर रहा है और जो 2 वाला है वो 3 को कैसे इफेक्ट कर रहा है, फॉर्मूला वही चलेगा। ठीक है, आई होप फर्स्ट ऑर्डर आपको समझ आ गया। अब सेकंड भी एज इट इज़ वही रहेगा, बस थोड़े से चेंजेस है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेकंड ऑर्डर में यहाँ पे 2 आ गए। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या था, एक का देख रहे थे तो पॉइंट के बाद एक अक्षर है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर देख रहे हो तो पॉइंट के बाद 2 अक्षर है। कहने का मतलब अब 1 2 वेरिएबल का तो हम देखेंगे ही देखेंगे, बट कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रहा है वो तीसरे वाला, पॉइंट के बाद वाले का इफेक्ट देख लेना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 1 2 एज इट इज़ हमें पता ही है, जिसका हमने ढूंढना है 1 2.3। ठीक है, क्योंकि हमने बोला ना एक या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम काउंट कर सकते हैं, उनका देख सकते हैं कोरिलेशन अगर हम कंट्रोल कर लें। माइनस फिर हम 1 4 का देखेंगे, मतलब थर्ड कैसा इफेक्ट कर रहा है 1 4 को और थर्ड कैसा इफेक्ट कर रहा है 2 4 को। ठीक है, वैसे ही अब फॉर्मूला बना देना जो हमने दो चीज़ें ली हैं स्क्वायर में। अब वैसे ही हम थर्ड वाले में आ जाएंगे, हम इसमें 3 का रिलेशन देखते हैं, तो वही 1 2 एज इट इज़ हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, 1 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो हमने उसका ही देखना है कि जो 3 4 वाला है, देखिए 3 4 वाला आप देख सकते हैं सभी में कांस्टेंट है। ठीक है, बट एक चीज़ इसमें याद रखना कि अगर आप सेकंड ऑर्डर निकाल रहे हो तो उसके लिए पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर निकालना पड़ेगा, तभी तो 1 2.3 की वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ से अगर निकालोगे। अगर थर्ड वाला निकाल रहे हो तो उसके लिए पहले सेकंड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो प्लस पॉइंट यही है, मतलब जो मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूँगी कि पार्शियल कोरिलेशन का न्यूमेरिकल बहुत रेयर आता है, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ कई बार पेपर में नहीं दी जाती। ठीक है, मेरी तरफ से मैं करवाऊंगी आपको, बट सजेशन यही रहेगी कि अगर आप चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बट अगर थ्योरी में आ गया तो आपके लिए देखो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको इतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा फिर थ्योरी में, राइट। तो मैं यही कहूँगी आपको, इसकी जगह आप ये भी कर लीजिएगा, प्लस बिसरल एंड पॉइंट बिसरल कर लीजिएगा, दैट इज़ इजी कंसेप्ट। ठीक है, देन तो ये रिलेशंस भी आपको समझ आ गए, सेम एज इट इज़ ही चलने हैं। ठीक है, तो जो पार्शियल कोरिलेशन है ये क्या है, एक स्पेशल स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। समझ आ गया, मतलब सिंपल सा फॉर्मूला लगा, बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं इसमें से। तो मेरी तरफ से सजेशन अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वही है कि आपके पास बिसरल और पॉइंट बिसरल का ऑप्शन है, तो आप पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन को थ्योरी में कर जाओ, प्लस इसके फॉर्मूलाज देख लो, राइट। और साथ में अगर न्यूमेरिकल करना ही है तो बिसरल एंड पॉइंट बिसरल वाला करके जाओ, दैट इज़ ईजी कंसेप्ट। ठीक है जी, एंड आई होप टुडेज वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.